आज का हमारा लेक्चर है द इक्वेशंस ऑफ मोशन। बेसिकली हम ये देखेंगे किसी भी पार्टिकल की जो इक्वेशन ऑफ मोशन है अकॉर्डिंग टू जो हम लास्ट लेक्चर में हम स्टार्ट से डिस्कस कर चुके हैं। ये जो हमारे पास लैग्रेंजियन इक्वेशन थे या लैग्रेंजियन फंक्शन था, उसमें हमने उसके दो पार्ट्स हमने स्टडी किए थे। उसमें लैग्रेंजियन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास और लैग्रेंजियन विद रिस्पेक्ट टू रिलेटिव पोजीशन ऑफ टू मासेस। यानी बेसिकली हम जब सेंटर ऑफ मास दो बॉडी का या दो ऑब्जेक्ट्स का डिस्कस हमने किया था, उसके लिए हमने लैग्रेंजियन फंक्शन हमने फाइंड किया था और उसके दो पार्ट्स थे, लैग्रेंजियन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास और लैग्रेंजियन विद रिस्पेक्ट टू रिलेटिव पोजीशन ऑफ टू मासेस। ये बात याद रखें, जो रिलेटिव पोजीशन है वो दोनों मासेस की विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर है, उनकी एक्चुअल पोजीशन नहीं होती। तो आज इसी को हम लेके चलेंगे और इक्वेशंस ऑफ मोशन फाइंड करेंगे। तो ये इक्वेशन जो लास्ट लेक्चर में हमने फाइंड की थी 8.13 इक्वेशन नंबर है। इसमें हम ये देखें कि इसमें आप ये देखें कि जो हमारे पास टू बॉडी सिस्टम है उसमें लैग्रेंजियन इंडिपेंडेंट है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। रिलेशन 8.13 में आप देखें, उसमें रिलेशन में आपके पास आर वेरिएबल नहीं आ रहा, कैपिटल आर, जो कि क्या है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। वो वेरिएबल लैग्रेंजियन फंक्शन में नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि लैग्रेंजियन जो है वो लैग्रेंजियन और इंडिपेंडेंट है। और इंडिपेंडेंट है जब लैग्रेंजियन और इंडिपेंडेंट है। और इंडिपेंडेंट का मतलब है कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। और बेसिकली ये तीन इक्वेशंस होंगी, एक्स वाई जी, यानी अगर आप थ्री डायमेंशन में लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू थ्री कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो इस तरह इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ रिलेशन 8.3 से जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन लेंगे विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल आर, तो आपने लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन का जो बेसिक डेफिनेशन है वो आपने यूज करनी है, वो आप यूज करेंगे। तो उसमें जब विद रिस्पेक्ट टू आर कैपिटल आर आप पार्शियल एल बाई पार्शियल कैपिटल आर, और फिर आप इसके जो सेकंड पार्ट है टाइम डेरिवेटिव ऑफ पार्शियल एल बाई पार्शियल कैपिटल आर डॉट, तो लैग्रेंजियन इक्वेशन आप यूज करेंगे तो आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये एम और डबल डॉट इज इक्वल टू जीरो। ये मैंने यहाँ नोट में लिखा हुआ है कि आपने क्या करना है कि सॉल्व लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कैपिटल आर, और जब इसे आप इंटीग्रेट करेंगे इस इक्वेशन ऑफ मोशन को तो आपके पास क्या आ जाएगा, आर डॉट इज इक्वल टू कांस्टेंट। और आर डॉट बेसिकली क्या है, टाइम डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल आर। टाइम डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल आर का मतलब क्या है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, कांस्टेंट है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज करेंगे, फाइंड करेंगे फॉर फ्रॉम लैग्रेंजियन फंक्शन 8.13। तो ये आर डॉट कैपिटल यानी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट रहती है। अब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है, लेकिन आपने देखा है कि 8.13 में हमारा लैग्रेंजियन फंक्शन क्या है, कैपिटल आर इंडिपेंडेंट है। और जिसके लिए लैग्रेंजियन इंडिपेंडेंट हो उस वेरिएबल को हम क्या कहते हैं, इग्नोरेबल वेरिएबल। तो फिर क्या है कि सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट जो है, सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट या पोजीशन जो है आर कैपिटल आर, दिस इज इग्नोरेबल। सो आपके पास अब इग्नोरेबल है, इसका मतलब है कि आपके पास जो लैग्रेंजियन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, हमारे पास इस इक्वेशन में हमारे पास क्या है, वो हाफ एम आर डॉट स्क्वायर, which is the only part of Lagrangian that involves R, has the form of Lagrangian of a free particle। ये बिल्कुल फ्री पार्टिकल का रिलेशन आ रहा है, जिसका मास क्या हो, किसी भी पार्टिकल का कैपिटल एम हो और उस मास की पोजीशन क्या हो, कैपिटल आर हो। तो इसलिए ऐसे फ्री पार्ट के लिए हम सिंपली न्यूटन्स फर्स्ट लॉ हम यूज कर सकते हैं। तो अब उसके बाद ये देखें, ये नहीं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ यूज करेंगे जिसमें हमारा जो मास, जो ऑब्जेक्ट जिसका मास क्या है, कैपिटल एम है, और जो कि मूव कर रहा है विद वेलोसिटी आर, विद वेलोसिटी आर डॉट, यानी हमारे पास पोजीशन जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है वो विद कांस्टेंट वेलोसिटी मूव कर रही है। ये आप 8.14 में रिलेशन देखें, आर डॉट इज इक्वल टू कांस्टेंट।
अब देखते हैं कि लैग्रेंजियन, ये देखें आर 8.14 में आपके पास आ रही है कि वेलोसिटी क्या है, वो कांस्टेंट है उस ऑब्जेक्ट की। अब ये देखते हैं कि हम सेकंड पार्ट उसका देखते हैं 8.13 में हमारे पास क्या है कि वो रिस्पेक्ट टू आर है, लैग्रेंजियन फंक्शन रिलेटिव। रिलेटिव मींस relative position of two masses with respect to each other. अब इसमें ये देखें कि आपके पास जो है लैग्रेंजियन, द ओनली पार्ट ऑफ लैग्रेंजियन दैट इन्वॉल्व्स आर, जो लैग्रेंजियन रिलेटिव है, ये टोटल लैग्रेंजियन फंक्शन का वो पार्ट है जिसमें आपके पास क्या है, रिलेटिव पोजीशन उसमें इंक्लूडेड है। और ये पार्ट जो है ये बेसिकली लैग्रेंजियन फॉर ए सिंगल पार्टिकल ऑफ मास म्यू एंड पोजीशन आर के तौर पे बिहेव कर रहा है। ये देखिए इस रिलेशन में लैग्रेंजियन रिलेटिव जो है ये क्या है, हाफ म्यू आर डॉट स्क्वायर माइनस पोटेंशियल एनर्जी। हाफ म्यू आर डॉट स्क्वायर क्या है, बेसिकली ये काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास म्यू। मास म्यू बेसिकली तो रिड्यूस्ड मास है, तो हम इसे सिंगल आइडेंटिटी से कंपेयर करें, सिंगल बॉडी से कंपेयर करें तो इसका ये मूवमेंट है, काइनेटिक एनर्जी है ऑफ मास म्यू विद वेलोसिटी आर डॉट। तो इसे अब हम सॉल्व करते हैं लैग्रेंजियन इक्वेशन यूज करते हुए, क्रॉसपोलेटिंग के बाद हमारे पास रिलेशन क्या आ जाएगा, यूज लैग्रेंजियन इक्वेशन फॉर आर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, म्यू आर डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी माइनस डेल यू। टू सॉल्व फॉर relative motion we have only to solve न्यूटन सेकंड लॉ। अब हमें फिर सिर्फ न्यूटन सेकंड लॉ में चाहिए, क्योंकि एम ए ये आर डबल डॉट बेसिकली क्या एक्सेलरेशन है। न्यूटन सेकंड लॉ फॉर सिंगल पार्टिकल ऑफ मास इक्वल टू रिड्यूस मास म्यू एंड पोजीशन आर विद पोटेंशियल यू आर। ये हमारे पास सूरत हाल है। ये चीज यहाँ पे हम इंडिविजुअली हम करते हैं डिस्कस कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में देखते हैं, सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम में हमारे पास मूवमेंट क्या होगी। अब हम डिस्कस कर चुके हैं कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हमारे पास कांस्टेंट है। सो वी चूज एन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम कॉल्ड सेंटर ऑफ मास फ्रेम। इसमें हम ये ले लेते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास क्या वो रेस्ट पे है। अगर हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम लेंगे तो सेंटर ऑफ मास को हम क्या लेंगे, ओरिजिन पे लेंगे, और टोटल मोमेंटम हम क्या लेंगे, इनिशियल टोटल मोमेंटम हमारा पास क्या होगा, जीरो होगा। ये आपके पास, तो फिर हमारे पास उसकी जब सेंटर ऑफ मास को हम रेस्ट पे लेंगे तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी, यानी आर डॉट टाइम डेरिवेटिव ऑफ आर विल बी इक्वल टू जीरो एंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ लैग्रेंजियन इज जीरो। अब यहाँ हमारे पास एल लैग्रेंजियन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि आर डॉट जीरो है, फिर एल लैग्रेंजियन क्या हमारे पास जीरो है, क्योंकि एल सेंटर ऑफ मास, क्योंकि एल सेंटर ऑफ मास यानी लैग्रेंजियन रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास क्या है, हाफ एम आर डॉट स्क्वायर है। जब आर डॉट जीरो है तो ये पार्ट भी क्या है, जीरो है। तो हमारे पास जो 8.13 रिलेशन था उसमें से टोटल लैग्रेंजियन सिर्फ क्या होगा, इक्वल टू लैग्रेंजियन relative part of total Lagrangian, और relative part क्या, relative position with respect to each other। ये रिलेशन 8.16 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब हम ये देखते हैं, तो ये बेसिकली फिर क्या हो गया, ये हमारे पास फिर जो है, ये टोटल प्रॉब्लम है, दिस इज रिड्यूस्ड टू अ वन बॉडी प्रॉब्लम। ये बेसिकली क्यों हुआ है, इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट्स की कंट्रीब्यूशंस की वजह से। इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट्स हम उसमें डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी कोऑर्डिनेट इग्नोरेबल होगा अगर लैग्रेंजियन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दैट कोऑर्डिनेट क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। और प्रेजेंट सिचुएशन में हमारे पास क्या है, हमारे पास इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट क्या है, सेंटर ऑफ मास, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब हम ये देखते हैं, ये हमारे पास फिगर जो है सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, फिगर 8.3, यहाँ पे देखिए हमारे पास सेंटर ऑफ मास क्या ओरिजिन पे है। जब सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे ले रहे हैं, हमारे पास आर जो है पोजीशन रिलेटिव मास 1 टू रिलेटिव 2, हमारे पास पोजीशन क्या आर है। तो सेंटर ऑफ मास जब ओरिजिन पे ले रहे हैं तो सेंटर ऑफ मास से मास m1 की पोजीशन क्या होगी, r1 भी इक्वल टू, क्योंकि ये जो पोजीशन की रेशियो है, जो पोजीशन की रेशियो है बेसिकली वो डिपेंड कर होती है मैसेज की रेशियो पे। ये हमने पहले स्टडी किया है सेंटर ऑफ मास पार्ट में। तो r1 हमारे पास क्या हो जाएगा, m2/m कैपिटल M into r। ये हमारे पास पोजीशन ऑफ मास m1 है। अब पोजीशन ऑफ मास m2 क्या होगी, वो m1 कैपिटल M into r होगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगी, यानी -m1/m into r।
ये फिगर हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। अगर हमारे पास R1 इज इक्वल टू M2 ओवर M into R, अगर M2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन M1, तो फिर सेंटर ऑफ मास यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, उसकी सेंटर ऑफ मास विल बी क्लोज टू पार्टिकल 2, यानी पार्टिकल 2 का अगर मास लार्जर है कंपेयर टू मास ऑफ पार्टिकल 1 के, तो फिर सेंटर ऑफ मास क्या होगा, नियर टू पार्टिकल 2 होगा। और ऑलमोस्ट हमारे पास जो मास 2 होगा वो रेस्ट पोजीशन के तौर पे बिहेव करेगा, और R1 विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू R, यानी जो मास 1 का डिस्टेंस है रिलेटिव टू मास 2 या बॉडी 2, वो इक्वल टू R की होगी। दैट इज R इज वेरी नियरली टू R1। सो इक्वेशन ऑफ मोशन इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम is derived from the Lagrangian relative to position with respect to each other। ये आप फाइंड कर सकते हैं रिलेशन 8.16, इस Lagrangian फंक्शन को यूज करते हुए हम उनकी पोजीशन जो है या इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। और जिसमें ये इक्वेशन जब आपके पास 8.16 है, ये टू बॉडी सिस्टम की जो रिलेशन है ये बेसिकली बिहेव कर रही है किसी सिंगल ऑब्जेक्ट के, सिंगल बॉडी के लिए, जिसका मास क्या है हमारे पास म्यू है, और उसकी वेलोसिटी क्या है r डॉट है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है q r, यानी पोटेंशियल एनर्जी डिपेंडिंग अपॉन रिलेटिव पोजीशन। तो इसमें फिर ये होगा कि हम बेसिकली जो इस बॉडी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, सिंगल बॉडी ऑफ मास जो कि रोटेट कर रही है अबाउट फिक्स्ड फोर्स सेंटर, जो कि सेंटर ऑफ मास पे है, उसकी जो मूवमेंट है यानी ऑर्बिटिंग मूवमेंट ये इसमें कंसिडर होगी, क्योंकि इसके अराउंड वो मूव कर रही है। ये आप इससे ऑब्जर्व करेंगे एंगुलर मोमेंटम से कि एंगुलर मोमेंटम ये हमारे पास बेसिकली क्या है, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ आवर टू बॉडी सिस्टम या टू पार्टिकल सिस्टम इज कंजर्व्ड, और सेंटर ऑफ मास फ्रेम में हमारे पास ये क्या आ जाएगा, टोटल जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या होगा, सम होगा दोनों बॉडीज के एंगुलर मोमेंटम्स का, यानी टोटल एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी 1 प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी 2, और दोनों का क्या होगा R1 क्रॉस P1 प्लस R2 क्रॉस P2। यहाँ पे P1 और P2 क्या है, दोनों बॉडीज के, दोनों पार्टिकल्स के लीनियर मोमेंटम है। अब P1 हमें पता है कि P1 इज इक्वल टू क्या होगा, M1 V1, और V1 हमें पता है कि R1 डॉट टाइम डेरिवेटिव ऑफ R1। इसी तरह P2 क्या, यानी सेकेंड बॉडी के लीनियर मोमेंटम की बाई डेफिनेशन वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगी, M2 R2 डॉट, ये M2 और M1 ये दोनों टर्म्स में शुरू में लिख दिए गए हैं, वरना M1 क्या है R1 डॉट के साथ है और M2 क्या है R2 डॉट के साथ है। ये क्योंकि ये स्केलर हैं, तो ये स्केलर होने की वजह से क्रॉस प्रोडक्ट के शुरू में लिखे जा सकते हैं। और दूसरा सेंटर ऑफ मास फ्रेम जो इक्वेशन आपने अभी डिस्कस किया, ये 8.3 से आप देखें तो R1 की वैल्यू क्या है, M2 बाई कैपिटल M इंटू R, और R2 की वैल्यू क्या है, माइनस M1 ओवर कैपिटल M इंटू R1। ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करते हैं, R1 की वैल्यू और R2 की वैल्यू जो पुट करें रिलेशन 8.17 में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है, ये हम ये वैल्यूज पुट कर रहे हैं, ये मैंने साथ नोट में लिखा हुआ है कि ये M1 बाई M2, ये जब पुट करेंगे तो M1 M2 ओवर टोटल कैपिटल M स्क्वायर, ये कॉमन आ जाएगा, ये एक स्टेप आपको करना पड़ेगा, ये आप कॉमन आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये सिचुएशन बनेगी जो मैंने ये नोट में लिखा हुआ है, M1 ओवर M2 ओवर स्क्वायर ऑफ M इंटू M1 प्लस M2 इंटू R क्रॉस R डॉट। अब उसके बाद ये है हमारे पास, इसमें अब ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो ये रिलेशन मैंने नीचे सॉल्व किया हुआ है इसमें नोट में, कि यहाँ पे M1 प्लस M2 की वैल्यू अगर हम पुट कर रहे हैं, इन दोनों इसमें R क्रॉस R डॉट जो है दोनों टर्म्स में से कॉमन है, जब कॉमन लें तो अंदर आपका क्या बचेगा, M1 प्लस M2 बचेगा, और M1 प्लस M2 क्या होता है, इक्वल टू कैपिटल M क्या होता है, और वो कैपिटल M जब आप पुट करेंगे वैल्यू तो आपके पास ये ओवर में से ये स्क्वायर है ये कैंसिल हो गया, सिर्फ ओवर में M रह जाएगा। ये मैंने यहाँ नोट में इसे सॉल्व किया हुआ है, M1 M2 ओवर कैपिटल M इंटू R क्रॉस R डॉट, और अब M1 M2 ओवर M जो आपके पास रह जाएगा वो बाय डेफिनेशन क्या है, रिड्यूस्ड मास म्यू के। ये चीजें आपने एक दो स्टेप्स खुद सॉल्व कर लेना मैथमेटिकल। अब उसमें ये देखें
कि ये टोटल एंगुलर मोमेंटम है सेंटर ऑफ मास जो आपके पास आ गया, दिस इज एक्जैक्टली सेम एज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिंगल पार्टिकल ऑफ मास म्यू एंड पोजीशन आर। ये देख लें, ये टोटल मोमेंटम हमारे पास सेंटर ऑफ मास सिस्टम आ रहा है, ये क्या आ रहा है कि सिंगल, ये मोमेंटम बेसिकली आ रहा है सिंगल ऑब्जेक्ट का जिसका मास क्या है म्यू है और वेलोसिटी क्या आर डॉट है और पोजीशन क्या आर है। सो हमारा ये सिस्टम जो टोटल मोमेंटम, इसके लिए अगर हम ये लेते हैं इस टू बॉडी सिस्टम का टोटल मोमेंटम अगर कंजर्व्ड है, तो टोटल मोमेंटम जब कंजर्व होगा तो फिर क्या होगा, आर क्रॉस म्यू आर डॉट ये वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी। यानी टोटल एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होने के लिए जरूरी उसकी जो वैल्यू है इस टू बॉडी सिस्टम के लिए कांस्टेंट रहे। और आर क्रॉस, ये म्यू तो का स्केलर है, म्यू का पहले भी लिख सकते हैं, तो आर क्रॉस आर डॉट, आर क्रॉस आर डॉट कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि उनकी आर क्रॉस आर डॉट कांस्टेंट होने का मतलब है कि उनकी ना मैग्नीट्यूड में चेंज आती है ना ही उनकी डायरेक्शन में चेंज आती है। यानी अब डायरेक्शन में चेंज आने ना आने का मतलब क्या है कि आर क्रॉस आर डॉट जो है एक ही प्लेन में रहते हैं, यानी फिक्स्ड प्लेन में रहते हैं। क्योंकि अगर फिक्स प्लेन में ना हो, अगर डायरेक्शन चेंज हो रही थी फिर प्लेन फिक्स ना रहती। और फिक्स प्लेन में रहने का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल वो एक्स वाई प्लेन में रह रहे हैं, ये हमारे पास है। सेंटर ऑफ मास सिस्टम में हमारे पास टोटल होल मोशन दैट रिमेन्स इन अ फिक्स्ड प्लेन, वो मे बी एक्स वाई प्लेन भी हो सकती है। तो इस तरह हमारे पास सेंटर ऑफ मास फ्रेम है जो टू बॉडी प्रॉब्लम है, बेसिकली टू बॉडी प्रॉब्लम वन बॉडी प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो गया और टू डायमेंशनल में कन्वर्ट हो गया। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में क्या हुआ कि टू बॉडी सिस्टम जो है उसकी जो मोशन है वो टू बॉडी से सिंगल बॉडी में कन्वर्ट होगी, यानी सेंट्रल कंजर्वेटिव फोर्सेस में रिड्यूस होगी, सेंट्रल कंजर्वेटिव फोर्सेस के करस्पॉन्डिंग रिड्यूस होगी टू डायमेंशनल प्रॉब्लम में। अब हम ये देखते हैं हमारे पास जो दो इक्वेशंस हैं अभी हमने डिस्कस किए जिसमें वहाँ पे कैपिटल सेंटर ऑफ मास फ्रेम और उसमें रिलेटिव मोशन के लिए, अब हम देखते हैं कि अगर हम प्लेन में ले रहे हैं कि हमारी ऑब्जेक्ट्स की बॉडीज की जो मोशन वो प्लेन में रहती है, तो सेट ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर रिमेनिंग टू डायमेंशनल पैरामीटर्स, फॉर एग्जांपल एक्स वाई प्लेन के अलावा हम पोलर कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं आर एंड फाई। तो आर एंड फाई इन टर्म्स ऑफ आर एंड फाई हमारे पास लैग्रेंजियन क्या होंगे, उसकी ये काइनेटिक एनर्जी का पोर्शन क्या होगा, हाफ म्यू आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर फाई डॉट स्क्वायर माइनस पोटेंशियल एनर्जी। अब देख लें इस रिलेशन में 8.20 में हमारे पास फाई नहीं आ रहा, फाई वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब है कि ये लैग्रेंजियन क्या फाई इंडिपेंडेंट है। जब ये फाई इंडिपेंडेंट है तो फिर फाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, इग्नोरेबल होगा। और जब फाई इग्नोरेबल है तो 8.20 से आप इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड कर सकते हैं लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हुए। लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन में दो टर्म्स होती है ना, आपको सब फेमिलियर हो चुके होंगे, पार्शियल एल पे पार्शियल फाई होगा वो तो जीरो है, और इक्वल टू टाइम डेरिवेटिव ऑफ पार्शियल एल बाय पार्शियल फाई डॉट, वो आप फाइंड कर सकते हैं कि पार्शियल एल बाय पार्शियल फाई डॉट क्या होगा, इज इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर फाई डॉट आएगा इस रिलेशन 8.20 से, और ये म्यू इज इक्वल टू दिस विल बी कांस्टेंट एंड दिस इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम एल। यानी म्यू आर स्क्वायर फाई डॉट बेसिकली क्या एंगुलर मोमेंटम है और इसका z कंपोनेंट क्या होगा, एल जेड होगा। तो फाई इक्वेशन जो आप ले रहे हैं 8.20 से फाई इक्वेशन ऑफ मोशन, ये बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। अब हम देखते हैं कि इसका आर कंपोनेंट क्या होगा, रेडियल कंपोनेंट, इसी 8.20 से इक्वेशन ऑफ मोशन का रेडियल कंपोनेंट, रेडियल कंपोनेंट क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू आर होगा। तो उसके लिए आप वही लैग्रेंजियन इक्वेशन यूज करेंगे, पार्शियल एल बाय पार्शियल आर इक्वल टू टाइम डेरिवेटिव ऑफ पार्शियल एल बाय पार्शियल आर डॉट। तो पार्शियल एल बाय पार्शियल आर यहाँ से क्या आ जाएगा 8.20 से, तो आर की टर्म्स दो जगह पे हैं, ये काइनेटिक एनर्जी में है और दूसरी थे पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों आर डिपेंडेंट है। तो इस लैग्रेंजियन फंक्शन 8.20 में जो हमारे पास आर डिपेंडेंट दो टर्म्स हैं, एक आर स्क्वायर फाई डॉट स्क्वायर वाली और दूसरी पोटेंशियल एनर्जी वाली। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, जो आप यहाँ से आपके पास आएगा आर डिपेंडेंट पार्शियल एल बाय पार्शियल आर, तो क्या आ जाएगा, ये म्यू आर फाई डॉट स्क्वायर, हमारे पास क्या आएगा म्यू आर फाई डॉट स्क्वायर और माइनस पार्शियल यू बाई पार्शियल आर, या डी यू बाई डी आर भी ले सकते हैं। पार्शियल यू बाई पार्शियल आर और डी यू बाई डी आर सेम है, क्योंकि पार्शियल एनर्जी की डिपेंडेंस और सिर्फ आर वेरिएबल पे है, तो आप पार्शियल डेरिवेटिव बेसिकली क्या होगा, इसका टोटल डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू आर के।
और दूसरा मुझे ये लिखते हैं कि ये आपके पास लैग्रेंजियन की राइट साइड है, टाइम डेरिवेटिव ऑफ पार्शियल एल बाई पार्शियल आर डॉट, पहले पार्शियल एल बाई पार्शियल आर डॉट जैसे फाइंड कर लें 1.20 से, फिर उसका टाइम डेरिवेटिव ले लें। पार्शियल एल बाई पार्शियल डॉट सिर्फ एक ही टर्म है, ये पहली टर्म, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पार्शियल एल बाई पार्शियल आर डॉट विल बी इक्वल टू म्यू आर डॉट, फिर जब उसका टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो म्यू आर डबल डॉट हो जाएगा। तो देख लें कि हमारे पास जो आर इक्वेशन है, ये आर इक्वेशन बेसिकली क्या है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ मोशन, ये सिंपली हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ है, यानी एम ए, राइट साइड पे हमारे पास एम ए, एम क्या है बेसिकली जो म्यू रिड्यूस्ड मास ये मास है, और आर डबल डॉट उसका क्या एक्सेलरेशन है। और लेफ्ट साइड पे ये हमारे पास क्या है, जो लेफ्ट साइड पे जो टर्म्स है हमारे पास म्यू आर डॉट स्क्वायर, सेंटीपिटल टर्म, इसको अगर आप राइट साइड पे आप ले जाए मूव करने, तो हमारे पास सिंपली क्या हो जाएगा, ये म्यू आर डॉट स्क्वायर ये राइट साइड पे ले जाए तो लेफ्ट पे सिर्फ रह जाएगा माइनस डी यू बाई डी आर, और माइनस डी यू बाई डी आर क्या होता है, ये फोर्स है, यानी F इज इक्वल टू एम ए, F इज इक्वल टू एम ए हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि इसमें जो सेंटीपिटल टर्म है हमारे पास ये राइट से पे हम लेंगे न्यू, उसमें से आप कॉमन ले लेंगे दोनों साइड से, तो आर डॉट स्क्वायर उसका एक्सेलरेशन आ जाएगा। ये हमारे पास टोटल रिलेशन क्या बन जाएगा, F इज इक्वल टू एम ए या F इज इक्वल टू म्यू ए। म्यू बेसिकली मैस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक इसका एक्सेलरेशन है टू बॉडी सिस्टम का। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, द इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी टू बॉडी सिस्टम है हमारे पास, ये इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है हम कैसे फाइंड करते हैं, और उनका बिहेवियर क्या है जब इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट्स उसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो इसमें क्या है, सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है और वो एज ए इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट बिहेव कर रहा है।